कैसे हैं दोस्तों। स्वागत है आपका पैर एनालिसिस पे। आपने अपना कीमती वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं चटपटी खबरों का सिलसिला। शुरू करने से पहले एक छोटी सी कोविड अपडेट। इंडिया के अंदर टोटल केसेस अभी 7.4 मिलियन है, जिसमें से एक्टिव केसेस कुछ है 7,83,311 और इंडिया की रिकवरी रेट जो है वो बाकी कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है, जो कि है 88.03%। सबसे पहली खबर है दोस्तों माइक्रोमैक्स को लेके। माइक्रोमैक्स जो एक टाइम पर इंडिया का लार्जेस्ट स्मार्टफोन मेकर था, जिन्होंने 2014 में सैमसंग को भी बीट कर दिया था मार्केट शेयर के मामले में, उनको रिटायर होना पड़ा मार्केट में। रीजन सिंपल था कि चाइना से चीप स्मार्टफोन्स की वेव शुरू हो गई थी। ब्रांड्स जैसे कि ओप्पो, वीवो, शाओमी ने मार्केट एंट्री ले ली थी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के साथ। बट नाउ दे आर बैक इन द गेम, क्योंकि गवर्नमेंट 4 से 6% तक इंसेंटिव देगी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज को PLI स्कीम के अंदर, जो लोग मोबाइल कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर करें। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से आपको मार्केट में दिख जाएगा उनकी इन रेंज ऑफ स्मार्टफोन्स के साथ, जो कि 7 से 10,000 और 20 से 25,000 तक प्राइस्ड है। अगली खबर है दोस्तों हल्दीराम से रिलेटेड। नमकीन बढ़िया बनाते हैं यार। तो हैकर्स ने उनका डेटा जो है वो चुरा लिया है, जिसमें उनकी फाइनेंशियल और एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, डेटा ऑन पेरोल, रिटेल सेल्स, परचेजेस, इन्वेंट्री ऑफ द कंपनी जैसे इन्फॉर्मेशन जुड़े हुए हैं। और इसके डिमांड में वो लोग 7.5 लाख रुपीस मांग रहे हैं कंपनी से। और अगर दोस्तों इतनी बड़ी कंपनीज को जब साइबर अटैक्स हो सकते हैं, तो हमारा डेटा तो कुछ भी नहीं है। तो गवर्नमेंट को कुछ डेटा प्रोटेक्शन लॉस के ऊपर काम करना चाहिए, ताकि ये चीजें ज्यादा से ज्यादा फोकस में आए। अगली खबर है दोस्तों पार्ले एग्रो से रिलेटेड, जो अपना नया प्रोडक्ट बी फेज मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। और उनके ब्रांड एम्बेसडर्स जो होंगे वो होंगे प्रियंका चोपड़ा और जूनियर NTR फॉर साउथ रीजन। और उनका ये भी मानना है कि वो लोग अपना एडवर्टीजमेंट जो है वो सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म्स और IPL पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि न्यूज़ चैनल तो काफ़ी बढ़िया न्यूज़ दिखाई रहा है, जैसा कि आप जानते हैं। तो आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस न्यूज़ के बारे में अवेयर हो सकें। अगली खबर है दोस्तों इंडिया की सबसे पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कार ने अपना मेडन टेस्ट कंप्लीट कर लिया, और वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहा है। इसका सिंपल मतलब ये है दोस्तों, पहले जो गाड़ियाँ रन होती है वो फॉसिल फ्यूल पे होती है, जिसकी वजह से पॉल्यूटिंग गैस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह गैस निकलती है। बट अब क्या होगा, अब हाइड्रोजन टैंक प्लस ऑक्सीजन मिलके एज अ बाय प्रोडक्ट वाटर निकलेगा। तो इजंट दैट अमेजिंग। तो ऐसे इनोवेशंस हमारी कंट्री को काफी ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। अभी के लिए ये इनोवेशन जो है वो सिर्फ बसेस और ट्रक्स में अप्लाई किया जाएगा, और धीरे धीरे पैसेंजर व्हीकल्स में भी आपको देखने को मिल सकता है। अगली खबर है दोस्तों फेस्टिव सीजन से रिलेटेड। ई-कॉमर्स फर्म्स और फिनटेक कंपनीज बिल्कुल रेडी हो चुके हैं उनकी बाय नाउ और पे लेटर सर्विस को लेके, जो कि आपको क्रेडिट ऑप्शन देती है 35 to 45 डेज का। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि ये लोग जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा है, जो कि है 20% से लेके 36% पर एनम। लूट मची पड़ी है भाई। अगली खबर है दोस्तों कैरी मिनाती और आर्कटिक फॉक्स को लेके, जिन्होंने अपना नया ब्रांड एडवर्टीजमेंट लॉन्च किया है, जहां पे कैरी मिनाती बिल्कुल बढ़िया तरीके से ब्रांड्स की उतार रहे हैं। और आपको भी पता है, अगर आप कुछ ड्रिंक पी के छत से कूद गए तो भैया निपटने वाले, और परफ्यूम से लड़कियां नहीं चिपकती है। तो उन्होंने प्रोडक्ट की जो एक्चुअल यूटिलिटी होती है उसी को आइडेंटिफाई करते हुए बताया है कि वो जो उसका काम है वही करेगा, उससे ज्यादा चीजें वो नहीं कर सकता। सामान रखना ही रहेगा और चेन नहीं हो जाएगा। ये इसके कोई चैनकुली मैनकुली वाले सीन नहीं है। ये तुम्हारी जिंदगी बना नहीं देगा, करोड़पति नहीं बन जाओगे तुम, और कोई लड़की नहीं चिपटने वाली, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट तुम्हारे सपने पूरे नहीं कर सकता, उसके लिए तुम्हें खुद घिसना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो ज्यादा सोचो मत और अपने सपनों के पहाड़ से छलांग लगा दो। डाइव इन। अगली खबर ये है दोस्तों, केरला ने अपनी फर्स्ट एवर टैक्सी सर्विस लॉन्च करी है, जहां पे उन लोग का ये मानना है कि ये टैक्सी सर्विस टूरिज्म को तो प्रमोट करेगी ही, साथ में एक हेसल फ्री ट्रैवल फैसिलिटी भी हो जाएगी वहां के लोकल लोगों के लिए, क्योंकि अल्फांसो और जैसी जगह पर वाटर लॉट की प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगली खबर है दोस्तों ओला कैब से रिलेटेड, जो कि पुणे में अपना नया टेक सेंटर खोलने वाले हैं और 1000 इंजीनियर्स को हायर कर देंगे आने वाले साल में। इसी साल ओला एंड उबर ने कंबाइंड कुछ 2000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया था, बट अब अनलॉक स्टार्ट होने की वजह से बिजनेसेस वापस नॉर्मलसी पे आना स्टार्ट हो गए हैं। तो अगली न्यूज़ थोड़ी खुफिया है। इंडिया ने फिर से 500 चाइनीज ऐप के ऊपर बैन लगा दिया है। अरे नहीं मस्ती कर रहा हूँ। एक्चुअली टायर्स, टीवी सेट्स और अगरबत्ती के बाद इंडिया ने थर्सडे नाइट AC विद रेफ्रिजरेटर पर इंपोर्ट बैन लगा दिया है।
जिससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा और चाइना से इंपोर्ट कम हो जाएगा। क्योंकि इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2020 में $469 मिलियन तक की स्प्लिट एसी इंपोर्ट करी थी, जिसके अंदर $241 मिलियन चाइना की थी और $189 मिलियन थाईलैंड से थी। लाइकवाइज जो विंडो एसी थी वो $35 मिलियन तक की इंपोर्ट करी थी, जिसमें थाईलैंड और चाइना से $18 मिलियन और $14 मिलियन रेस्पेक्टिवली इंपोर्ट करी गई थी। तो इस बैन से सबसे ज़्यादा फायदा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर अंबर एंटरप्राइजेस को मिलेगा, क्योंकि इस बैन से अब जो एमएनसीज है वो एसी इंपोर्ट तो करेगी पर वो विदाउट रेफ्रिजरेंट करेगी, पर इंडिया आने के बाद उनको जो रेफ्रिजरेंट है वो लोकली उनको फिट करवाना पड़ेगा। किधर लोकल ब्रांड ले रहे हो आप, एकदम फॉरेन ब्रांड लो, प्रीमियम एकदम मजा आ जाएगा, एकदम ठंडा। दोस्तों अगली न्यूज़ वैक्सीन के ऊपर है, जिसमें कुछ दिनों पहले डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज ने डीजीसीआई में अप्लाई किया था रशिया की वैक्सीन स्पुतनिक वी के लिए, जिससे वो ह्यूमन ट्रायल्स स्टार्ट कर सके इंडिया में। तो डीजीसीआई ने डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज को परमिशन दे दी है कि जिससे वो अपने ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट कर सके, और उस फार्मा कंपनी ने रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ कोलैबोरेट किया है ट्रायल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने बोला है कि वो डॉक्टर रेड्डी को 100 मिलियन डोसेज देगा वैक्सीन के लिए। रिलायंस और अमेजोन में गर्मा गर्मी बढ़ गई है, क्योंकि अमेजोन ने फ्यूचर ग्रुप के अगेंस्ट केस किया है सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के अंदर। अब अमेजोन ने फ्यूचर ग्रुप के अगेंस्ट केस क्यों किया, उसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आपको बताइए हाल ही में फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच एक डील साइन हुई थी 24,700 करोड़ की, तो इसी के अगेंस्ट अमेजोन ने आवाज उठाई है, क्योंकि लास्ट ईयर अमेजोन और फ्यूचर रिटेल के बीच एक डील साइन हुई थी जिसमें अमेजोन ने फ्यूचर कूपन का 49% स्टेक लिया था, जो कि इनडायरेक्टली 5% होता है फ्यूचर रिटेल का। और उस डील में अमेजोन के पास एक कॉल ऑप्शन है कि वो 3 से 10 साल के बीच में फ्यूचर कूपन प्रमोटर्स को एक्वायर कर सकते हैं। तो अमेजोन का कहना है कि फ्यूचर ग्रुप ने इस डील को वायलेट किया है और अमेजोन को इन्फॉर्म भी नहीं किया गया कि वो एक सेल एग्रीमेंट करने वाले हैं थर्ड पार्टी, जो कि है रिलायंस। तो इस केस की वजह से फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल के बीच जो डील साइन हुई थी उसमें शायद कुछ डिले हो सकता है। अब जिनको जेट एयरवेज की सीट्स पसंद है उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि जेट एयरवेज जो 17 अप्रैल 2019 में अपने ऑपरेशंस बंद कर चुकी थी, क्योंकि फंड्स की कमी थी और डेट बहुत बढ़ गया था, वो फिर से नेक्स्ट ईयर तक शायद आ सकती है। क्योंकि लास्ट ईयर जेट एयरवेज को कुछ कंपनी से बिड रिसीव हुई थी, जैसे कि यूके बेस्ड कार्लो कैपिटल और यूए बेस्ड एंटरप्रेन्योर मुरारी लाल जलान, हैदराबाद बेस्ड फ्लाइट सिमुलेशन टेक्निक सेंटर एंड मुंबई बेस्ड बिग चार्टर। तो लैंडर्स ने ग्रीन लाइट दे दी है यूके बेस्ड कार्लो कैपिटल और यूए बेस्ड एंटरप्रेन्योर मुरारी लाल जलान को, जिससे वो एयरलाइंस को रिवाइव कर सके। अब जो नया ओनर होएगा उनको एयरलाइन को रिवाइव करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी का कुछ ओवरऑल डेट 40,250 करोड़ रुपीज़ है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि गवर्नमेंट बहुत जल्दी एक डिसीजन ले सकती है टू रिवाइज मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स, क्योंकि उन्होंने बोला है कि फर्स्ट टाइम इस कंट्री में ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो एजुकेशन के अंदर लड़कियों का ज़्यादा है कंपेयर टू बॉयज़। अभी के लिए मिनिमम एज मैरिज के लिए जो है वो है 18 साल है लड़कियों के लिए और 21 साल है लड़कों के लिए। या लड़कों की भी 24 साल हो जानी चाहिए। अगली न्यूज़ थोड़ी नेगेटिव होने वाली है, ये मीडिया नहीं सिखाएगा शायद आपको, क्योंकि मीडिया तो पॉजिटिविटी बांट रहा है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का रैंक 94th नंबर पे आया है 107 कंट्रीज के अंदर। तो इंडिया का जो लेवल ऑफ हंगर है वो एक सीरियस कैटेगरी के अंदर है। इवन नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया वो आगे है इंडिया से। अब रिपोर्ट के हिसाब से 14% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज अंडर नरिश्ड, और ये रिपोर्ट 4 इंडिकेटर के बेसिस पे कैलकुलेट करी जाती है, जैसे कि अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। इसमें चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब ये है कि वेट कम है कंपेयर टू हाइट विच रिफ्लेक्ट्स एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन, और चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब ये है कि 5 साल से कम बच्चा है जिसका हाइट कम है कंपेयर टू हिज एज विच रिफ्लेक्ट्स क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन। एक्सपर्ट्स ने ब्लेम किया है पुअर इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, lack of effective monitoring, isolation approach in tackling malnutrition and poor performance by large states। तो इंडिया को अगर अपना रैंक इम्प्रूव करना है तो इंडिया के जो लार्ज स्टेट्स है जैसे कि यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार, जहाँ पे सबसे ज़्यादा माल न्यूट्रिशन हुआ है, उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एमपी बिनोय विश्वम के प्ली के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया है आरबीआई और सेंट्रल बैंक के खिलाफ। उनका कहना यह है कि Central Bank should frame a regulations to ensure that data of UPI users is protected across all platforms such as Facebook, Amazon, Google and WhatsApp।
विश्वम ने अपनी प्ली में ये भी बोला है कि टेक मेजर्स जैसे कि फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप और अमेजोन दे आर नॉट कंप्लाइंग विद द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री एंड आर मिसयूजिंग यूपीआई डेटा ऑफ इंडियन यूजर्स। और उस पेटिशन में ये भी मेंशन किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए गूगल पे, अमेजोन पे और व्हाट्सएप पे को कि वो इंडिया की जो इन्फॉर्मेशन है वो पेरेंट कंपनीज या थर्ड पार्टी के साथ शेयर ना करें। अगली खबर ये है कि आरबीआई ने इंडसइंड बैंक के ऊपर 4.5 करोड़ का फाइन लगाया है क्योंकि उन्होंने कुछ प्रोविजंस को मीट नहीं किया है, जैसे कि प्रोविजन रिलेटेड टू एक्सपोजर नॉर्म्स, प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग पर्टेनिंग टू एडवांसेस। अब मैं आपको इन टर्म्स का मतलब समझाता हूँ, बड़े भयानक टर्म्स है। अब एक्सपोजर मतलब क्या होता है? इट्स टोटल लोन फैसिलिटी विच इज़ गिवन टू बोरोवर। तो अब एक्सपोजर नॉर्म्स में क्या है? बेसिकली आरबीआई ने एक लिमिट सेट कर रखी है कि बैंक के लिए कि वो एक कंपनी को 20% या ग्रुप ऑफ कंपनीज को 25% तक लोन दे सकती है उनके टायर 1 कैपिटल ऑफ द बैंक के, जिससे बैंक का रिस्क कम हो जाता है। और अगर बैंक एक्सपोजर ज़्यादा कर रहा है कंपनी के साथ तो उनका रिस्क हाई हो जाता है। तो ये सारे एफर्ट्स एनपीओ को कम करने के लिए हो रहे हैं। प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन इनकम रिकॉग्निशन, इसका बेसिकली मतलब है कि इनकम फ्रॉम नॉन परफॉर्मिंग एसेट is not recognized on accrual basis but is booked as an income only when it is actually received by the bank.